नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या महिला आरक्षण भी ईडब्ल्यूएस की तरह पिछले दरवाजे से सवर्ण आरक्षण का एक तरीका तो नहीं बनने जा रहा है? इस सवाल को और साफ कर दें तो क्या महिला आरक्षण अन्य पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं को पीछे धकेलकर सवर्णों के वर्चस्व को बनाए रखने का एक ऐसा तरीका तो नहीं है जिस पर लगभग सभी दलों के भीतर मौन सहमति है? ये सवाल चुभने वाले हैं, लेकिन इन सवालों से टकराना जरूरी है। और इसलिए जरूरी है कि कहा जा रहा है संसद में मर्दों का अखंड वर्चस्व कुछ हद तक टूटने जा रहा है। महिलाओं की वाजिब उपस्थिति का रास्ता साफ होने ही को है और ये एक शानदार स्थिति होगी। लेकिन क्या सचमुच में महिलाओं को एक इकाई के तौर पर मानने से हालात बदल जाएंगे? क्या सवर्ण महिलाओं की स्थिति में और दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं में कोई अंतर नहीं है? सबकी शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति सामान्य है। आइए इस वीडियो में इसी बात की चर्चा करते हैं। आखिर नारी वंदन बिल पास होने के पूरे 3 साल बाद केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की तैयारी में नजर आ रही है। इसके लिए संसद के मौजूदा सत्र में 2 बिल लाए जा सकते हैं। इसके जरिए महिला आरक्षण लागू करने की मौजूदा शर्तों में बदलाव किया जाएगा और सबसे बड़ा बदलाव तो यही होगा कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो सकती है। आरक्षण इस बढ़ी हुई संख्या पर लागू होगा। इससे महिला सांसदों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 273 हो जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर सहमति बनाने के लिए एनडीए और गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ कई बैठकें की हैं। सहमति बनने के बाद बिल इसी हफ्ते पेश किए जा सकते हैं। दरअसल 2023 में महिला आरक्षण बिल संविधान के 106वें संशोधन के रूप में पास हुआ था। इसके तहत महिला आरक्षण नई जनगणना के बाद लागू होनी थी। अब सरकार का प्रस्ताव है कि नई जनगणना का इंतजार करने के बजाय 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही परिसीमन किया जाए। तो भाई पहले ही क्यों नहीं कर लिया था 2024 के चुनाव से पहले? सरकार कहती है कि इससे प्रक्रिया तय समय पर पूरी हो सकेगी और आरक्षण लागू किया जा सकेगा। यही तो सवाल है, नियत पर ही सवाल है। इसके लिए संसद के मौजूदा सत्र में ही 2 बिल लाए जाएंगे। एक बिल के जरिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन होगा, जबकि दूसरा परिसीमन कानून में बदलाव से जुड़ा होगा। इसे पास कराने के लिए संसद में 2/3 बहुमत जरूरी होगा। इसी वजह से सरकार विपक्ष का समर्थन जुटाने में लगी है। और दूसरा बिल 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने के लिए होगा। अब वो सवाल जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, क्या इसमें आरक्षण होगा और होगा तो किस किस श्रेणी में होगा? तो प्रस्ताव के मुताबिक एससी और एसटी वर्ग की महिलाओं को उनके कोटे के भीतर हिस्सा मिलेगा। यह तो संवैधानिक तौर पर पहले से ही तय है, लेकिन असल सवाल था अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं को लेकर। तो इसका जवाब यह है कि ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान फिलहाल इसमें शामिल नहीं है। आपको बता दें कि जब नारी शक्ति वंदन बिल आया था, उस समय भी इसे लेकर बहुत सारे सांसदों ने सवाल उठाया था कि महिलाओं के आरक्षण में अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं की स्थिति क्या होगी। इसका जवाब उस समय भी सरकार के पास नहीं था और इस समय भी नहीं है। और बिना इसका समाधान किए इसी फॉर्मूले पर राज्यों की विधानसभाओं में भी सीटें बढ़ाने और महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने की योजना है। और दलील यह दी जा रही है कि पूरे देश में एक जैसा ढांचा रहे। तो क्या महिलाओं की जो स्थिति है उसका ढांचा एक जैसा है? गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों इसके लिए कई नेताओं के साथ बैठकें की हैं। इनमें वाईएसआर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, एसपी, आरजेडी और एआईएमआईएम के नेता शामिल हैं। बीजेपी और शिवसेना, यूबीटी से भी बातचीत हुई है, लेकिन कांग्रेस से चर्चा अभी बाकी है। सहमति बनने पर बिल इसी हफ्ते संसद में पेश किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि महिला आरक्षण बिल अभी तक कानून के तौर पर लागू नहीं हुआ है। यह बिल 2023 में संविधान के 106वें संशोधन के रूप में पास हुआ था। लोकसभा में यह बिल लगभग सर्वसम्मति से और राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसकी मंजूरी दे चुकी हैं। हालांकि यह कानून अभी लागू नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जनगणना के बाद लागू होना था।
इसके लागू होने की तारीख केंद्र सरकार अधिसूचना के जरिए तय करेगी और जरूरत पड़ने पर संसद इसमें संशोधन कर सकती है। उसी की तैयारी चल रही है। अब आइए उस सवाल पर जिसका जिक्र हमने इस वीडियो की शुरुआत में किया था कि क्या महिला आरक्षण अन्य पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं को पीछे धकेलकर सवर्णों के वर्चस्व को बनाए रखने का तरीका बनने जा रहा है। ये हवा में नहीं है सवाल। भारत सरकार के अपने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 2015-16 के अनुसार 27.6% महिलाओं के पास कोई शिक्षा नहीं थी और दलितों आदिवासियों के बाद इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी ओबीसी की थी। NFHS 5, NSSO और PLFS जैसे विभिन्न शोध अध्ययनों के आधार पर बात करें तो सवर्ण महिलाओं के बीच साक्षरता की दर जहां 80 से 85% है, वहीं ओबीसी महिलाओं के बीच ये मुश्किल से 65 से 75% तक है। इसी तरह उच्च शिक्षा में भी ओबीसी तबके की महिलाओं की स्थिति बहुत पीछे है, जहां 20 से 25% सवर्ण यानी सामान्य श्रेणी की महिलाएं ग्रेजुएशन या उससे ऊपर की पढ़ाई कर पाती हैं, वहीं ओबीसी महिलाओं के बीच यह दर 10 से 15% ही है। सामान्य वर्ग की जहां 45 से 50% महिलाएं एनीमिया यानी खून की कमी से जूझ रही हैं, तो ओबीसी महिलाओं में यह अनुपात लगभग 60% है। यही हालत संस्थागत प्रसव, पोषण की आपूर्ति और दूसरे स्वास्थ्य पैमानों पर सामने आती है। इसी तरह PLFS यानी श्रम भागीदारी की बात करें तो अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं की भागीदारी ज्यादातर कृषि और श्रम आधारित कामों में है। मतलब बाहर निकलकर काम करने के मामले में अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाएं बहुत पीछे हैं। तो क्या महिला आरक्षण के नाम पर सभी महिलाओं को एक कतार में खड़ा कर देने से सहभागिता के समान अवसर की अवधारणा को गति मिल जाएगी? ऐसे में महिला आरक्षण लागू होने के बाद सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यह है कि ओबीसी महिलाओं की हिस्सेदारी कैसे तय होगी, क्योंकि अभी कानून में SC ST के लिए तो उप आरक्षण है, लेकिन ओबीसी के लिए अलग से कोटा नहीं है। यह बिंदु आने वाले समय की राजनीति को गहराई से प्रभावित कर सकता है। कोटे के भीतर कोटे की मांग कोई नई मांग नहीं है, लेकिन महिला आरक्षण लागू होने के बाद ओबीसी राजनीति करने वाले दल और नेता ये मांग तेज करेंगे कि 33% महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं के लिए अलग हिस्सा तय हो, क्योंकि ये बात होती रही है कि कोटा न होने की सूरत में सवर्ण महिलाएं अधिक या सारा अवसर ले जाएंगी और ओबीसी महिलाएं प्रतिनिधित्व से वंचित रह सकती हैं। फिर भी महिलाओं की भागीदारी लोकसभा और विधानसभाओं में बढ़े, यह अच्छा कदम है। यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आज़ादी के पहले से ही इसकी कोशिशें होती रही हैं। सबसे पहले 1931 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महिलाओं के लिए राजनीति में आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। कांग्रेस के भीतर बेगम शाहनवाज और सरोजिनी नायडू जैसी प्रखर नेताओं ने समान राजनीतिक स्थिति की मांग पर जोर दिया था, लेकिन पहला बड़ा बदलाव आया इसके 62 साल बाद 1993 में, जब 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के जरिए पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गईं। इसके बाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल समेत कई राज्यों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया है। हम उम्मीद करें कि महिलाओं की ज्यादा भागीदारी राजनीति को ज्यादा मनुष्यतावादी बनाएगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।